हेलो नमस्कार साथियों। आज ईजीटीरिया का तीसरा सेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले दो सेट का डिस्कस ऑलरेडी कर दिया हूँ जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है। तो आइए तीसरा सेट का डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये कथन तो सही है। देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। आंतरिक शासन नहीं बल्कि जो है बाहरी शासन कंपनी के अधीन होती थी। तीसरा ऑप्शन पढ़ लीजिए, देसी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। बिल्कुल बात सही है। कंपनी की सेना का खर्च जो है रियासत उठाएगी, ये भी कथन सही है। आइए सहायक संधि से कुछ विशेष बातें जानते हैं। आखिरकार सहायक संधि क्यों लाया गया था? सहायक संधि का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सहायक संधि लाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में जो है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार करना था और भारत में राजा महाराजा जो शासन प्रशासन जो कर रहे थे, तो ब्रिटिश शासक चाहते थे कि वे हमारे नियंत्रण में रहे, राजा महाराजा। और उनका कहना था ब्रिटिश शासन का कि आप हमारे सेना का एक टुकड़ी रखिए और वो सेना का टुकड़ी का वेतन आपको ही देना पड़ेगा। और ब्रिटिश शासन यह कहता था कि आपको बाहरी आक्रमण से हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो सहायक संधि का यही मुख्य उद्देश्य था। तो जानते हैं कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम प्रांत कौन था। तो सहायक संधि जो लाया गया था ये 1798 ईस्वी में लाया गया था। 1798 ईस्वी में लाया गया था। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कुछ अन्य प्रांत हैं जो हम उसको ट्रिक से याद करते हैं, जैसे HMT आप BVC। तो H से आप याद रख सकते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला प्रांत जो था हैदराबाद था। दूसरा जो था M से आप मैसूर याद रख सकते हैं। तीसरा आप याद रख सकते हैं तंजौर। और चौथा आप याद रख सकते हैं ए से अवध। पांचवा आप याद रख सकते हैं पी से जो है पेशवा। बी से आप याद रख सकते हैं बरार। भी से आप याद रख सकते हैं भी से भोसले। इसे भोसले। और सी से आप याद रख सकते हैं सिंधिया। ये सभी सहायक संधि को स्वीकार किया था। आइए उसका डेट जान लेते हैं। हैदराबाद तो 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। मैसूर और तंजौर जो है 1799 में स्वीकार किया था। और अवध और पेशवा जो है 1801 ईस्वी में जो है स्वीकार किया था। और भोसले जो है 1802 में जो है स्वीकार किया था। और भारत में सहायक संधि का सर्वाधिक विस्तार जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और वेलेस्ली जो है खुद को जो है अपने आप को जो है बंगाल का टाइगर कहते थे। ऐसे तो सहायक संधि का जनक डुबले को माना जाता है, लेकिन भारत में सहायक संधि का विस्तार जो है वेलेस्ली ने ही किया था। तो आइए अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से जो है किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की गई थी। तो ये भारत में ही था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है क्यों लाया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में जितने भी समाचार पत्र छप रहे थे उनको बंद करना था। बंद क्यों करना था? बंद इसलिए करना था क्योंकि भारत के जितने भी समाचार पत्र थे वो उर्दू में छप रहे थे, हिंदी में छप रहे थे, बंगाली में छप रहे थे। तो अंग्रेज़ों का कहना था कि आप
समाचार पत्र यदि आपको छापना है तो आप अंग्रेजी में छापें। हिंदी में छापने से उनको दिक्कत ये था कि हिंदी में जब समाचार पत्र छापे जाते थे तो आम जनता पढ़ लेते थे और उसका विरोध करने लगते थे अंग्रेज़ों को। तो इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था ताकि भारत में जितने भी समाचार पत्र छप रहे थे उनको बंद करने के लिए। जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के काल में हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन लाया था। लॉर्ड लिटन लाया था और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878 में आया था। लिटन का कार्यकाल यदि देखें तो 1876 से 80 रहा था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत एकमात्र ऐसा पत्रिका था जो रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया था। वो समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका और इसका जो संपादक था शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष थे और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो समर्थन किया था वो जो था पायनियर था। पायनियर इसलिए समर्थन किया कि पायनियर जो है अंग्रेजी भाषा में छपता था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द जो किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जाने तो 1880 से 84 था। तो आइए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्रिका जो है किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इंडिपेंडेंस नामक पत्रिका समाचार पत्र जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और कुछ समाचार पत्र जान लेते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन कौन से पुस्तक लिखे गए थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन कौन से पुस्तक लिखे गए थे? तो इनका पुस्तक थे नेशनल हेराल्ड। और इनका पुस्तक थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नोट में आप ध्यान दीजिएगा कि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछे तो आप मारिएगा मेघनाथ देसाई। और नेहरू से जो प्रश्न बनते हैं पुस्तक से वो नेशनल हेराल्ड हो गया और गिल्मसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, गिल्मसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसका पुस्तक है ए बंच ऑफ लेटर, ये इनका महत्वपूर्ण पुस्तक थे। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास से एक और प्रश्न बनते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने जो है 1923 में जो है स्वराज दल की स्थापना किया था। स्वराज दल की स्थापना किया था इलाहाबाद में। आइए चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में जो अधिक थी? तो ये बंगाल में अधिक थी। मुंबई की स्थापना जो है अर्नोल्ड एंगियर किए थे।
किए थे। मद्रास से एक प्रश्न बढ़ता है कि सर्वप्रथम जो नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। नगर निगम सर्वप्रथम जो मद्रास में ही स्थापित किया गया था। 5वां प्रश्न पढ़ते हैं, रेशमी रुमाल संयंत्र जो है किससे संबंधित है। तो रेशमी रुमाल संयंत्र जो है आज़ादी से संबंधित था। आज़ादी से संबंधित था। रेशमी रुमाल जो है मुसलमानों के द्वारा लाया। मुसलमानों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था। और इसके जो नेता थे मौलवी उबैदुल्ला सिंधी थे। और इसका जो कार्यकाल रहा था 1916 से 1920 था। ऐसे मुख्य रूप से जो है 1916 में जो है रेशमी रुमाल संयंत्र की घटना घटित हुई थी। आइए छठा प्रश्न पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ने किया था। और ये जो किया था ये 17 सितंबर 1920 में। ऐसे देखा जाए तो असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे, जिसे बोलते हैं एक विशेष अधिवेशन। यही विशेष अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था 17 सितंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। और एक हुआ था वार्षिक अधिवेशन। अगर प्रश्न ये पूछता कि असहयोग आंदोलन के लिए जो है प्रस्ताव जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था, तो ये नागपुर अधिवेशन में लाया गया था। और नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में हुआ था, दिसंबर 1920 में। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है विजय राघवाचार्य ने किया था। विजय राघवाचार्य ने किया था। और बम्बई अधिवेशन से यह जान लेते हैं कि बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1885 में WC बनर्जी ने किया था। और कानपुर अधिवेशन से जान लेते हैं कि कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू ने जो है 1925 में किया था। आइए 7वां प्रश्न जानते हैं। 7वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो यह एक बंद तंत्र है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ये बंद तंत्र नहीं बल्कि खुला तंत्र होता है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल होती है। प्राथमिक उत्पादक जो होता है, जैसे जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ा हुआ है उसे प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। जो खुद अपना भोजन बनाते हैं या प्रकृति पर निर्भर करते हैं। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, बिल्कुल होता है। आइए पारिस्थितिकी तंत्र से कुछ और जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, ये एक प्रश्न बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये दिया था A.G. टॉन्सले ने दिया था। A.G. टॉन्सले। और कब दिया था, 1935 में दिया गया था। और एक प्रश्न यह बनता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द किसने दिया था। पारिस्थितिकी विज्ञान शब्द किसने दिया था, विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो ये हो जाएगा अर्नेस्ट हेकल। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। जैविक एवं अजैविक घटक पाए जाते हैं। 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है।
जैविक हॉट स्पॉट का मतलब ये हुआ कि विविधता, अधिक विविधता पाए जाते हैं, विविधता पाए जाते हैं। और जैविक हॉटस्पॉट जो है भारत में 4 हैं। कौन कौन है? तो एक तो पश्चिमी घाट हो गया, एक पश्चिमी घाट हुआ, एक होता है हिमालय, एक होता है इंडो बर्मा, और एक है सुंडा लैंड। ये 4 जैविक हॉटस्पॉट हैं। अगर पूछे जैव विविधता दिवस कब मनाए जाते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाए जाते हैं, तो ये 22 मई को मनाए जाते हैं दोस्तों। और अधिनियम पूछे तो 2002 को पारित किया गया था। सुंदरबन से आप ये याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा डेल्टा जो है, सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन का डेल्टा है। लद्दाख से आप ये याद रख सकते हैं कि सबसे ठंडा स्थान जो होता है, सबसे ठंडा स्थान जो लद्दाख होता है। लद्दाख से और प्रश्न याद रख सकते हैं कि नुब्रा घाटी जो लद्दाख में पाया जाता है, नुब्रा घाटी जो है लद्दाख में पाए जाते हैं। थार से आप ये याद रख सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल है। एशिया की सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल जो राजस्थान में है। 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। किस चक्र के संचालन में जो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये जल चक्र। जल चक्र क्या होता है? जल चक्र सूर्य से आ रहे प्रकाश और पृथ्वी में जितने भी नदी तालाब हैं उसका पानी जो गर्म होता है तो गर्म होकर वाष्पीकृत हो जाता है, तो वाष्पीकृत उसका जलवाष्प बन के जो है ऊपर उड़ जाता है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही जल चक्र कहते हैं। आइए 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने जो है संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी, तो ये दोस्तों वैशाली में दिया गया था। प्रथम भिक्षुणी पूछे तो आम्रपाली हो जाएगी, और आम्रपाली जो है एक नर्तकी थी। यदि प्रश्न पूछे कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये उनका खुद का मौसी हो जाएगा, प्रजापति गौतमी। श्रावस्ती से आप ये याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक उपदेश जो गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए थे वो श्रावस्ती में ही दिए गए थे। सर्वाधिक उपदेश यूपी में ही दिया गया था। पावापुरी से आप ये याद रख सकते हैं कि पावापुरी में जो है जल मंदिर है। और पावापुरी से यह भी याद रख सकते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु जो है, महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी 527 में। राजगीर से आप यह याद रख सकते हैं कि राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था और ये अजातशत्रु के समय हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है सावाकामी ने महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये तो सभी प्रश्न आम प्रश्न है, ये सभी को पता होता है। तो आइए 11वां प्रश्न पढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है तापांतर सर्वाधिक पाए जाएंगे। पूर्वी घाट तो अभी बता ही दिए थे कि वो जैव विविधता क्षेत्र थे। तो आइए 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। 3 जनवरी को उपस्वर की घटना होती है। उपस्वर और अपस्वर जान लेते हैं दोस्तों। उपस्वर किसे कहते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को जो है उपस्वर कहते हैं। तो आइए प्रश्न जब पढ़ते हैं इसका ऑप्शन। इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, बिल्कुल सही है। एक होता है उपसौर की घटना, अपसौर की जो घटना होती है ये 4 जुलाई को होती है दोस्तों। और अपसौर उसे कहेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को
दूरी को अपशोर कहेंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3 जनवरी पहले आता है तो ये न्यूनतम होगा और 4 बाद में आता है तो इसे अपशोर कहते हैं। ऐसे भी उपशब्द अगर लग गया तो वो छोटा आता है, जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री छोटा होंगे, प्रधानमंत्री बड़ा होते हैं, तो उसी तरह का है, उसी तरह याद रख सकते हैं। 13वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। कौन सी भूकंप तरंगे जो सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं? तो ये एल तरंगे हो जाते हैं। भूकंप तरंगे जो है 3 होते हैं। पी तरंग को जो है प्राथमिक तरंग कहते हैं, पी तरंग को जो है प्राथमिक तरंग कहते हैं। और पी तरंग जो है कम नुकसान पहुंचाता है, कम नुकसान पहुंचाता है। पी तरंग जो होते हैं अनुप्रस्थ होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। और प्राथमिक तरंग जो है ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। और एस तरंग पढ़ लेते हैं। एस तरंग को जो है द्वितीय तरंग कहते हैं। और एस तरंग जो है केवल ठोस में पाया जाता है, केवल ठोस में पाया जाता है। और एस तरंग जो है अनुप्रस्थ होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग कहने का मतलब हुआ कि ध्वनि जैसे अनुप्रस्थ तरंग है। और एल तरंग जो है सबसे विनाशकारी तरंग होते हैं। और एल तरंग की खोज जो है लव ने किया था, इसीलिए इसे एल तरंग कहते हैं। और भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। और स्केल पूछे थे, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। 14वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रेड क्लिफ भारत और चीन नहीं, भारत और चीन के बीच तो मैकमोहन रेखा होती है, मैकमोहन रेखा जो 1914 में किया गया था। डूरन रेखा भारत और पाकिस्तान, डूरन रेखा तो भारत और वर्तमान में जो अफगानिस्तान के बीच लगती है, अफगानिस्तान में लगती है। मैगिनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी, हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, मैगिनोट जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच लगता है। हिंडनबर्ग फ्रांस और बेल्जियम नहीं, हिंडनबर्ग जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच लगती है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच लगती है। और कुछ अक्षांशीय रेखा है जो दो देशों को जो है विभाजित करती है। जैसे में हो गया जैसे मैनरहीन जो है, मैनरहीन अलग करता है रूस एवं फिनलैंड को, रूस एवं फिनलैंड को। और एक होता है सीज फायर भी जो है जर्मनी एवं पोलैंड को जो अलग करती है। और रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को जो है अलग करती है। और जैसे होता है कि 17वीं अक्षांशीय रेखा जो है उत्तरी वियतनाम को जो है दक्षिणी वियतनाम को जो अलग करती है। 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया को जो दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। और 49वीं समानांतर रेखा जो है यूएसए को जो कनाडा से अलग करती है। तो और अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। और याद था लेकिन अभी दिमाग से उतर गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा एंडीज 2900 किलोमीटर। और हिमालय जो है एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और कुछ जान लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है रॉकी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है रॉकी है। और दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है। और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांकागुआ है।
और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट है। आल्प्स जो है यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी जो है एल्ब्रूस है, एल्ब्रूस है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चोटी और पर्वत श्रृंखला थे जो हमने डिस्कस किया। आइए 16वां प्रश्न पढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 से जो और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिसे जान लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, वोट देने का अधिकार मिला था। और 1919 के अधिनियम के द्वारा ही जो है प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया था। और 1919 के तहत ही जो है 1926 में जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था। आइए 909 के अधिनियम से कुछ और प्रश्न जान लेते हैं। 909 को जो है मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1909 के अधिनियम में जो है प्रमुख विशेषता यह है कि प्रथम बार जो मत का अधिकार और इसका जो मुख्य प्रश्न बनते हैं, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन इसी अधिनियम के तहत जो है मिला गया था। आइए भारत शासन अधिनियम 1935 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं जान लेते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन को जो समाप्त किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कराया था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त इसी अधिनियम के तहत किया गया था। और केंद्र राज्य में जो है द्वैध शासन लगाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही जो है संघीय व्यवस्था अपनाया गया था। और भारत शासन अधिनियम को जो है ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और भारत शासन अधिनियम के तहत ही जो है 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव का जो है गठन किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही जो है म्यांमार को जो बर्मा से 1937 में जो अलग किया गया था। और भारत शासन अधिनियम को जो है नेहरू ने जो है चेक की संज्ञा भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है नेहरू ने जो है कहा था कि गाड़ी में इंजन तो बहुत है परंतु ब्रेक ही नहीं है। तो आइए 17वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर जो संविधान सभा का गठन किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। आप जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना जो है कब आया था? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है 24 मार्च 1946 में आया था। और कैबिनेट मिशन योजना में जो है 3 सदस्य थे। उन तीनों सदस्य का ट्रिक जो है KAL के से आप स्टॉपेड क्रिप्स याद रख सकते हैं, स्टॉपेड क्रिप्स। ऐसे AB अलेक्जेंडर रख सकते हैं, AB अलेक्जेंडर ELEXANDER अलेक्जेंडर रख सकते हैं। और L से पैथिक लॉरेंस आप याद रख सकते हैं। और स्टॉपेड क्रिप्स जो है ये व्यापारी बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापारी बोर्ड के अध्यक्ष थे। और AB अलेक्जेंडर जो है नौसेना के अध्यक्ष थे। और पैथिक लॉरेंस जो है सचिव थे।
क्रिप्स मिशन जो है 1942 में लाया गया था और उस समय वायसराय जो है लिनिथुगो थे। लिनिथुगो ली मिशन जो है 1924 में इनका गठन किया गया था और इन्हीं के तहत जो है 1926 में जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो इतने और हंटर कमीशन जो है 1982 में लाया गया था जो शिक्षा से संबंधित था। तो आइए 18वां प्रश्न पढ़ते हैं। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार की घोषणा जो है 24 अगस्त 1946 में किया गया था। और आइए कुछ जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री जैसे पीएम उस समय जो नेहरू थे। रक्षा मंत्री बोले तो बलदेव सिंह थे। और गृह मंत्री बोले तो पटेल थे, उस समय पटेल थे। शिक्षा मंत्री बोले तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और स्वास्थ्य मंत्री बोले तो अमृता कौर थे। और रेल मंत्री बोले तो रेल मंत्री जॉन मथाई थे। और विधि मंत्री बोले तो डॉक्टर अंबेडकर थे। और खाद्य मंत्री बोले तो राजेंद्र प्रसाद थे। आइए 19वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए जो राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। हाँ, ये तो बिल्कुल कथन सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी जो है संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहता है, तो ये भी कथन सही है। तो आइए राष्ट्रपति शासन से कुछ संबंधित प्रश्न जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन की चर्चा जो आर्टिकल 356 में किया गया है। और राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम जो है 1951 में जो है पंजाब में लगाया गया था। कहाँ लगाया था? पंजाब में। अगर पूछे कि सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा रहा था, तो सर्वाधिक समय तक जम्मू कश्मीर में लगा रहा था। प्रश्न ये रहे कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाए गए थे, तो उसमें 2 राज्य आते हैं। एक होता है मणिपुर, इसमें भी 10 बार और यूपी में भी जो है 10 बार, इसमें भी 10 बार। और प्रश्न यह रहे कि सर्वाधिक समय तक, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सर्वाधिक बार जो है मणिपुर और यूपी हो जाएगा। पहली बार पंजाब में लगाया गया था। आइए कुछ बिहार के बारे में जान लेते हैं। अब तक जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लगाया गया है। और पहला जो लगाया गया था वो 1968 में लगाया गया था। और उस समय जो है बिहार के सीएम जो है भोला पासवान शास्त्री थे। दोस्तों, ये पता नहीं चल रहा था कि वीडियो में ये नहीं आ रहा है, तो हम बोल रहे थे तो आप लोग उसको सुने होंगे। तो आइए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। बीसवां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो में अटैच करना होगा, ये पूरा किताब नहीं आ पा रहा है। तो आइए 20वां प्रश्न पढ़ते हैं। मोर लेना होगा लगता है किताब को। हाँ, ओके हुआ। तो अनुच्छेद 54 का संबंध जो निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। आइए आप जानते हैं कि राष्ट्रपति से जितने भी अनुच्छेद बनते हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका ट्रिक है, राष्ट्रपति का जितने भी अनुच्छेद बनते हैं, तो हम ट्रिक लिखाते हैं।
पकानी, पकानी, कोका, दुयो, दशम। आपको बैठा देना है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति के पद की चर्चा है, और आर्टिकल 53 में जो है कहता है कि कार्यपालिका नाम मात्र प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। और आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, और आर्टिकल 55 में जो है राष्ट्रपति का कोटा है, और आर्टिकल 56 में जो है राष्ट्रपति की कार्यकाल की जिक्र है, और आर्टिकल 57 में कहा गया कि दोबारा निर्वाचन की चर्चा किया गया, दोबारा निर्वाचन की चर्चा। और आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता। और आर्टिकल 59 में जो है दशा है, राष्ट्रपति की दशा यानी शर्तें। और आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है। शपथ की चर्चा जो है राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और आर्टिकल 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 61 में कहा गया है महाभियोग की चर्चा। ये थे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो हमने डिस्कस किया। तो आइए 21वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो बिल्कुल, जब स्टेट पीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस होता है तो उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल ही करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के बाद की पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आपको मान लीजिए आप ही का जॉब लग गया, आपका जॉब लग जाने के बाद रिटायर हो जाते तो क्या आपको फिर से नियुक्ति किया जाता है? नहीं है किया जाता है। तो आइए सी पढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यही गलत है, क्योंकि भारत के संचित निधि से पैसा नहीं दिया जाएगा। जब राज्य लोक सेवा आयोग है तो राज्य के संचित निधि से ही पैसा दिया जाएगा। केंद्र वाला रहता है, जैसे लोक सेवा आयोग का रहता पेंशन की जिक्र है, तो ये दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से। और चौथा पढ़ लीजिए। जब ये गलत है तो चौथा तो सही होंगे, तो पढ़ लीजिए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं, बिल्कुल नहीं है। नियुक्ति करने का जो है राज्यपाल के पास है पावर, लेकिन हटाने की बात रहेगा तो वो राष्ट्रपति हटाएंगे। वो राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटा सकते, कदाचार मुक्ति पाने के बाद ही हटा सकते हैं। तो आइए आर्टिकल 22वां प्रश्न पढ़ते हैं। 22वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और पद और 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। यहाँ 2 सदस्य दिए हैं, जो कि गलत है। गलत ही चुनना है दोस्तों। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ये भी प्रश्न गलत है, और ये भी गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तो तय होवे करता है। और वित्त आयोग का जो प्रत्येक 5 वर्ष पर इनका कार्यकाल होता है। तो वित्त आयोग की जो चर्चा जो है आर्टिकल 280 में इनका जिक्र मिलता है। और वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो है पैसों का बंटवारा करना होता है। ये वित्त आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है। तो इसमें तो 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं। वित्त आयोग की बात करें कि वित्त आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था, स्वतंत्र भारत का जो वित्त आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो वो हो जाएगा केसी नियोगी हो जाएगा, केसी नियोगी। अगर पूछे कि वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया। तो आइए 23वां प्रश्न पढ़ते हैं। 23वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक उपकरण है? तो वैधानिक तरलता अनुपात कहने का मतलब हुआ SLR, नकद आरक्षित अनुपात मतलब CRR, और खुले बाजार की क्रियाएं।
तो ये सभी RBI की मौद्रिक नीति की मात्रात्मक हैं और भी हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और हो गया मौद्रिक नीति। ये सभी जो है मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं। SLR का मतलब हुआ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। और RBI से कुछ संबंधित प्रश्न जान लेते हैं कि RBI का गठन जो है 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन की सिफारिश पर किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। RBI का मुख्यालय बोले तो मुख्यालय इसका मुंबई हो जाएगा दोस्तों। RBI का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। यदि पूछे कि RBI का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वो हो जाएगा ऑसबर्न स्मिथ हो जाएगा दोस्तों। यदि पूछे प्रश्न कि भारतीय RBI का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारतीय गवर्नर जनरल पूछे प्रथम, तो वो हो जाएगा CD देशमुख हो जाएगा। पूछिए RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो RBI का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है, RBI को। तो आइए 24वां प्रश्न पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। और ये जो आया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये 2017 में लाया गया था। आइए 25वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है FRBM के अधिनियम से संबंधित है? तो ये NK सिंह समिति हो जाएंगे। FRBM का फुल फॉर्म जाने तो इसका होता है फिजिकल FISICA फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी RESPONSIB रिस्पॉन्सिबिलिटी। और B का मतलब हुआ बजट, और M का मतलब हुआ मैनेजमेंट, इनका फुल फॉर्म हुआ। विजय केलकर समिति GST से संबंधित है। GST का फुल मतलब गुड सर्विस टैक्स। GST जो भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, और लागू करने वाला राज्य जो था वो असम था प्रथम। और 1 जुलाई को जो है GST दिवस मनाए जाते हैं। और कुछ समिति जान लेते, जैसे डॉक्टर रघुराजन समिति, ये जो है वित्तीय क्षेत्र बैंकों से जो है संबंधित थे। और कुछ महत्वपूर्ण समिति हैं, जैसे में सरकारिया समिति का संबंध जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, और इसका गठन जो है 1983 में किया गया था। और पूंछी आयोग का गठन जो है 2007 में किया गया था। ये भी जो है केंद्र राज्य से संबंधित है। और कई समितियां हैं, जैसे स्वामीनाथन समिति का संबंध जो है जनसंख्या से संबंधित है। और कुछ समितियां हैं, जैसे वांचू समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और रेखीय समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रेखीय समिति जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। और गोयपुरिया समिति जो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। और कुछ अन्य समिति हैं, जैसे श्री रंगराजन समिति, लकड़वाला समिति और श्री तेंदुलकर समिति, ये सभी जो संबंधित है गरीबी से संबंधित है। तो आइए 26वां प्रश्न पढ़ते हैं। 26वां प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। 26वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो न्यून समर्थन मूल्य MSP के बारे में जो भारत सरकार को जो सिफारिश करता है, तो ये हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। MSP जो सर्वप्रथम लाया गया था 1966 से 67
के समय जो हरित क्रांति के समय, और ये गेहूं के क्षेत्र में सर्वप्रथम लाया गया था। नीति आयोग को देख लेते हैं। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का गठन। नाबार्ड का गठन जो है 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। नाबार्ड का जो मुख्य कार्य होता है सहकारी बैंकों को पैसा देना और कृषि को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोन देना, ये नाबार्ड का जो मुख्य कार्य होते हैं। नाबार्ड का जो गठन किया गया था सीवी रमन समिति की सिफारिश पर, सीवी रमन की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। सीता अध्यक्ष का संबंध जो किससे है? सीता अध्यक्ष जो है मुख्य रूप से जो मौर्य काल में जो है भूमि कर विभाग से संबंधित होते थे। और भी मौर्य काल में जो है विभाग होते, जैसे गुप्तचर विभाग को जो है गुड़ पुरुष कहते थे। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, 28वां प्रश्न। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किस में मिलता है? तो ये राजतरंगिणी में मिलता है। राजतरंगिणी, इसकी रचना जो है कल्हण ने किया था। और लोहार वंश की भी जानकारी जो है राजतरंगिणी से ही मिलता है। किताबुल रहला पुस्तक की रचना जो किसने की थी? तो किताबुल रहला की पुस्तक की रचना जो अल-बरौनी ने की थी। तुगलकनामा की रचना जो है अमीर खुसरो ने की थी। और किताबुल हिंद की रचना जो है इब्न बतूता ने की थी। इब्न बतूता ने क्या थी। और कुछ पुस्तक जान लेते हैं। किताबुल यामनी की रचना जो है उत्बी ने किया था। और कुछ पुस्तक है जैसे तारीख़ फिरोज़शाही जियाउद्दीन बरनी ने किया था। और मोहम्मद गजनवी के साथ जो है 4 इतिहासकार आए थे, जिनका ट्रिक है FUFA। F से बोल सकते हैं फिरदौसी, U से बोल सकते हैं उत्बी, और F से बोल सकते हैं फारूकी, A से बोल सकते हैं अल-बरौनी। ये गजनवी के साथ आए थे। फिरदौसी का पुस्तक है शाहनामा। उत्बी का अभी तो लिखा ही दिए दोस्तों किताबुल यामनी। और अल-बरौनी का लिखा ही दिया रेला। और किताबुल हिंद का जो है इब्न बतूता ने लिखा था। तो आइए 29वां प्रश्न पढ़ते हैं। सिजदा और पेबुस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से जो किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। बलबन जो है गद्दी पर बैठा था 1266 में। बलबन से और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, जान लेते हैं। बलबन ने ही जो है नौरोज त्यौहार की नौरोज उत्सव प्रारंभ किया था। बलबन ने ही जो है रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। और बलबन ने जो है तुर्कान चहलगानी को जो है रद्द कर दिया गया था। और तुर्कान चहलगानी को
स्थापना जो है इल्तुतमिश ने किया था। और बलबन ने ही जो है दीवान अर्ज की स्थापना किया था। दीवान ए अर्ज की स्थापना किया था, जो सैन्य विभाग से संबंधित थे। सैन्य विभाग से संबंधित थे। बलबन के जो बचपन का नाम जो है उलूग खान थे। उलूग खां थे। मोहम्मद गजनवी के जो है साथ दरबारी कभी आए थे, वो तो लिखा ही दिए थे। और मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर जो है इनका 17वां आक्रमण जो बहुत ही फेमस है, जो सोमनाथ मंदिर पर किया था 225 में। इल्तुतमिश जो है एकता प्रथा की शुरुआत जो इल्तुतमिश ने किया था, और इल्तुतमिश ने जो है तुर्कानी चहलगानी की स्थापना किया था। आइए अब 30वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। उत्वी कौन था? तो उत्वी एक इतिहासकार था जिसका पुस्तक था किताबुल यामनी। शेरशाह के बारे में जो कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, पहला कथन है, शेरशाह ने जो बिलग्राम युद्ध विजय के बाद जो द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी। शेरशाह ने जो उपज का 1/3 भाग कर के रूप में जो निर्धारित किया था। शेरशाह का मकबरा जो दिल्ली में, तो इसमें असत्य कथन चुनने को बोला था दोस्तों। तो असत्य कथन ये है, शेरशाह का मकबरा जो है दिल्ली में नहीं बल्कि रोहतास के जो सासाराम में है। रोहतास के सासाराम में है। रोहतास के सासाराम में है। शेरशाह सूरी के बारे में और कुछ जान लेते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो फरीद खान थे। फरीद खां थे। और शेरशाह सूरी का जन्म जो है 1486 में हुआ था। 1486 में हुआ था। शेरशाह सूरी ने जो है रोहतासगढ़ किला का निर्माण किया था। रोहतासगढ़ किला का निर्माण किया था और सीरी किला का निर्माण किया था। शेरशाह सूरी ने ही जो है जीटी रोड का निर्माण कराया था। परंतु अगर जीटी रोड का जो मरम्मत पूछे तो ऑकलैंड ने करवाया था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है 1545 में हुआ था दोस्तों। और शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कालिंजर अभियान के दौरान हो गया था। और शेरशाह सूरी को जो है शेर खां की उपाधि जो है बहादुर शाह लोहानी ने दी थी। और शेरशाह सूरी से लड़े कुछ महत्वपूर्ण युद्ध जो है, जैसे कि चौसा का युद्ध जो 1539 में जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुआ था और हुमायूं की हार हुआ था। और बेलग्राम या कनौज का युद्ध जो है 1540 में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं का हार हुआ था। और 1545 में जो है कालिंजर अभियान के दौरान 1545 में जो कालिंजर अभियान के दौरान जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी ओका नामक बम फट जाने के कारण। तो आइए 32वां प्रश्न पढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा जो अमुक्त माल्यद लिखी गई थी? तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। और अमुक्त माल्यद जो लिखी गई थी ये तेलुगु भाषा में लिखी गई थी दोस्तों। तेलुगु भाषा में लिखा गया था। और एक पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा और लिखा गया था, जो पुस्तक है जामवती कल्याणम। अब इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि अमुक्त माल्यद जो है तेलुगु में कैसे याद करें और जामवती कल्याणम। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जामवती कल्याणम, मोह में हलंत आ रहा है, तो मान लीजिए हलंत फलंत कहाँ होता था, तो संस्कृत में ही पढ़ने को मिलता है। तो इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और अमुक्त माल्यद को जो तेलुगु में लिखा गया था। और कृष्णदेव राय के दरबार में जो है दरबारी कवि रहता था तेनाली रामन। और कृष्णदेव राय को जो है बाबरनामा में बताया कि उस समय का सबसे प्रतापी शासक जो है कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के दरबार में जो 2 विदेशी यात्री आए थे, जो एक थे डोमिंगो पायस और एक थे बारबोसा। और देवराय प्रथम के दरबार में जो है निकोली कोंटी आए थे। निकोली कोंटी दोस्तों, हमारे बुक में जो है स्पेस ना रहने के कारण हम सही से डिस्कस नहीं करा पाते हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। सुनते सुनते ही GK GS याद होता है।
आइए, और देवराय द्वितीय के दरबार में जो है अब्दुल रज़ाक आए थे, जो फारस के यात्री थे। हम बोल दे रहे हैं, लिखने का तो जगह नहीं है तो हम बोल दे रहे हैं। देवराय द्वितीय के दरबार में जो अब्दुल रज़ाक आए थे, और एच यू देवराय के दरबार में जो है नूनिज यात्री आए थे। और कृष्णदेव राय जो है तुलु वंश से संबंधित थे। और कृष्णदेव राय ने जो है अपने माँ के नाम पर जो है संगम शहर की स्थापना किया था। और कृष्णदेव राय जो तुलु वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय ने जो है विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और कृष्णदेव राय का जो उपाधि था, जैसे आंध्र पितामह और आंध्र भोज और अभिनव भोज, ये सभी जो है कृष्ण देव राय की जो उपाधि थे। हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है दोस्तों, तो हम बोल दे रहे हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो डिस्कस कराने का तो और बहुत सारा डिस्कस करा देंगे। तो आइए अब 33वां प्रश्न पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन जो निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये बहलोल लोदी ने किया था। अब दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हैं उनको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं, और उनका जो शासन काल रहा है उसको भी जान लेते हैं, और उनके संस्थापक कौन थे वो भी जान लेते हैं। स्पेस यहाँ बहुत ही कम है, तो एक काम करते हैं दोस्तों, एक काम करते हैं, हम बुक को थोड़ा ले जाते हैं। तो दोस्तों आइए, दिल्ली सल्तनत पर जितने भी शासन या संस्थापक या वंश थे या उसका टाइम पीरियड थे, हम एक बार ट्रिक से जान लेते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सांस लो, बोल सकते हैं सांस लो। ये ट्रिक है वंश का, ठीक है वंश का। और इसके संस्थापक का ट्रिक है एवक जल गया खीबो से। अब यहाँ तो स्पेस नहीं है, हम बोल दे रहे हैं। जैसे कि गुलाम वंश की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लोधी वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन ने किया था, और गुलाम वंश की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, गुलाब के लोधी वंश की स्थापना जो बहलोल लोधी, हाँ लोधी वंश की स्थापना जो बहलोल लोधी ने किया था, और तुगलक वंश की स्थापना जो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, और खिलजी वंश की स्थापना जो खिज्र खान ने किया था। और स्व से हो जाएगा गुलाब के लिए तो सांस लो, स्व से हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, दिमाग में याद नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए क्षमा हमें कर दीजिएगा। आइए अब इसका टाइम पीरियड जान लेते हैं कि गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था 1206 से जो है 1206 में हुआ था गुलाम वंश की स्थापना, 1206 से 1290 तक रहा था। और फिर तो दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी से कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब थे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। घोड़ा दावने की प्रथा जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी से जो है और याद रख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाउद्दीन खिलजी दिमाग में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से याद रख सकते हैं कि दीवान ए अमीर कोहे की स्थापना जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो कृषि विभाग से संबंधित थे। फिरोज शाह तुगलक जो है नहर का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जो है प्रारंभ किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने ही जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। ब्राह्मणों
पर जो जजिया कर लगा दिया गया था, ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगा दिया था। तो आइए 34वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? केंद्रक में जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो प्रोटीन पाए जाते हैं। केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। फास्फोलिपिड से प्रश्न जान लेते हैं कि फास्फोलिपिड का जो काम होता है वो कोशिका झिल्ली के जो ऊपरी एक पतली परत बनाती है। झिल्ली के ऊपर जो एक पतली परत बनने का काम करती है, परत बनाने का जो काम करती है। डीएनए से जान लेते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और केंद्रक में जो है मुख्य रूप से डीएनए पाए जाते हैं। आइए 35वां प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं जो क्लोरोप्लास्ट में जो कहाँ पर होती है? प्रकाश संश्लेषण जो है 2 चरणों में होता है। एक प्रकाशिक हुआ दोस्तों और एक अप्रकाशिक हुआ। अप्रकाशिक। तो प्रकाशिक की क्रिया अभिक्रिया जो होती है वो ग्रेना में होती है। ऐसे भी याद रखते हैं कि जब प्रकाश धरती पर या पृथ्वी पर पड़ती है तो घास जो हरा भरा रहता है, तो ग्रीन से ग्रेना याद रख सकते हैं। और अप्रकाशिक बोलेगा तो ये स्टोमा में होता है। अप्रकाशिक जो स्टोमा में होता है। और प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, मान लीजिए 6CO2 + H2O, और ये जब अभिक्रिया करती है तो ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 + 6H2O। और ये होता है सूर्य की जो उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। यहाँ 6 दे दीजिए, यहाँ 6 दे दीजिए। 36वां प्रश्न पढ़ते हैं। हेलोफाइटस होता क्या है? हेलोफाइटस उसे कहते हैं जो हेलोफाइटस को जो है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं तो इसे हेलोफाइटस कहते हैं। लवणों में उगने वाले पौधे को जो हेलोफाइटस कहते हैं। और मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे को जो है जीरोफाइटस कहते हैं। जीरोफाइटस कहते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मरुस्थल में हीरो बन के जेबी तो जीरो हो जेबी, तो जीरो से जीरोफाइटस याद रख सकते हैं दोस्तों। आइए 37वां प्रश्न पढ़ते हैं। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए जो PCR भी किया जाता है और CD4 भी किया जाता है और एलिसा भी किया जाता है। तो 1, 3, 4 रीपा नहीं किया जाता। और एड्स से जो है और एड्स का जो टेस्ट होता है जैसे कि होता है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट भी जो है एलिसा की जांच की जाता है और एड्स की जांच किया जाता है। और एक होता है एलिसा टेस्ट भी जो है एड्स का ही जांच करता है। और एड्स से कुछ और जान लेते हैं। एड्स जो फैलता है HIV विषाणु के कारण फैलता है। HIV विषाणु के कारण फैलता है। HIV का फुल फॉर्म हाइनो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आइए 38वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में जो कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है AB में। इसका कुछ कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हम देते हैं। रुकिए बुक को जो सीधा कर लेते हैं थोड़ा। इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ब्लड ग्रुप दीजिए, ब्लड ग्रुप, और यहाँ बना दिए। और ब्लड ग्रुप का जो निर्माण होता है ना, एंटीजन से ही होता है। एंटीजन से ही होता है। मान लीजिए कि हम एंटीजन A ले लिए, एंटीजन B ले लिए, एंटीजन AB ले लिए, एंटीजन O ले लिए। तो ब्लड ग्रुप का जो निर्माण होता है वो एंटीजन से होता है। A ब्लड ग्रुप हो गया, B ब्लड ग्रुप हो गया, AB ब्लड ग्रुप हो गया। और यहाँ वो ले लेते हैं और यहाँ डिब्बा खाली छोड़ देते हैं। अब एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है एंटीजन से होता है।
बॉडी। एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है एंटीजन से होता है और जस्ट उसका उल्टा अपोजिट होता है, जस्ट उसका अपोजिट होता है। जैसे कि मान लीजिए ए, तो ए का जस्ट अपोजिट मान लीजिए एंटीबॉडी जो हो जाएगा बी, तो स्मॉल बी देना, और बी है तो यहाँ स्मॉल ए देना, और ए बी है, जब दोनों सेम हो तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा, इसलिए 0 हो जाएगा। और 0 है तो एंटीबॉडी ए ही बनेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम भूल जा रहे हैं, इतने तक ही आप याद रखिए। अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, जैसे ए बी पॉजिटिव को ही जो है ए बी पॉजिटिव को जो है सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। और ओ नेगेटिव को जो है सर्वदाता कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। यदि प्रश्न रहे कि एंटीबॉडी किस में नहीं होता है तो ए बी में, और पूछे कि एंटीजन किस में पाया जाता है तो ओ में एंटीजन पाया जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किताब को थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में जो कौन सा एक नहीं है, तो डी से जो है डिप्थीरिया हो गया, और पी से जो परटिटिस हो गया, और टी से जो है टिटनस हो गया, ये पीलिया नहीं होगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 40वां प्रश्न क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान जो हीलियम के जो है एक अणु के बराबर होता है, इनमें से जो है आवेश जो है किसके बराबर होते हैं, तो ये जो है 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। आइए और कुछ प्रश्न जान लेते हैं, जैसे कि परमाणु के जो मूलकण होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ये परमाणु के मूल कौन है। यदि पूछे कि नाभिक में क्या पाए जाते हैं, तो नाभिक में 2 ही चीज़ पाए जाते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन से जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। इसका हम कुछ आपको ट्रिक बता देते हैं। PEN बराबर GT, FN बराबर GTC। तो पूछेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्ड स्टीन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉमसन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। ये इनका ट्रिक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, पेन बराबर GTC। और इसका कुछ विशेष प्रश्न जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो है माइनस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो माइनस आवेश होते हैं, और प्रोटॉन पर जो है प्लस आवेश होते हैं। अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन पर जो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यही प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, परंतु यह पॉजिटिव में होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिख सकते हैं। और पॉजिट्रॉन का खोज पूछे तो किसने किया था, पॉजिट्रॉन का खोज जो है एंडरसन ने किया था, दोस्तों। और न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था, तो पॉली बोल सकते हैं, पॉली ने जो न्यूट्रॉनों की खोज किया था। मेसोन का खोज किसने किया था, यदि पूछता है दोस्तों, मेसोन की खोज किसने किया था, तो युकावा ने किया था। स्पेस कम रहने के कारण जो है दोस्त उतना बढ़िया से डिस्कशन नहीं करा पा रहे हैं। तो हाँ फिर भी जितना बुक में जो है स्पेस हो रहा है तो उतना हम लिख दे रहे हैं और बाद में बोल भी दे रहे हैं, तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से। 41वां प्रश्न पढ़ते हैं। न्यूटन के किस गति नियम से जो बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। तीनों गति का नियम जान लेते हैं दोस्तों। न्यूटन के प्रथम गति नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य न किया जाए। ये परिभाषा छोड़िए दोस्तों, ऐसे याद रखिए आप। न्यूटन गति का जो प्रथम नियम से ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू याद रख सकते हैं कि मान लीजिए एक मेज पर हम एक बुक को रख देते हैं, जब तक हम मेज पर से बुक ना उठाएंगे तब तक बुक जो है मेज पर ही रहेगा। ऐसे समझ सकते हैं न्यूटन के प्रथम नियम से। और न्यूटन के प्रथम नियम से जो बल की परिभाषा मिलता है दोस्तों। बल का व्यंजक बोले तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, और बल की परिभाषा बोले
बल्कि परिभाषा बोले तो ये हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम से। द्वितीय नियम समझते हैं दोस्तों। द्वितीय नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर का कहने मतलब हुआ कि एफ बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, फॉर्मूला इसी से प्राप्त होता है, व्यंजक एफ बराबर एम इंटू ए। न्यूटन के तृतीय नियम कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया, इसको एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। जैसे कि आप नाव पर जब चढ़ते हैं तो जब नाव से उतरते हैं तो आप धक्का देते हैं तो देखते हैं नाव आगे की ओर हमको धक्का दे देता है, तो वही न्यूटन का तृतीय नियम हुआ। और न्यूटन के प्रथम नियम को जो गैलीली का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के जो कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप कपड़ा को साफ करते हैं तो जो धूल कण उड़ते हैं, ये न्यूटन का प्रथम नियम। या किसी भी पौधे को जब लोच देते हैं या झोल देते हैं तो अचानक से जिसमें आम है या कोई फल हो वह टूटकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण है कि वह विरामावस्था में रहता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से इसको आप समझ सकते हैं। और न्यूटन के प्रथम नियम को जो गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या जड़त्व का भी नियम कहते हैं। और आइए 42वां प्रश्न पढ़ते हैं। 42वां प्रश्न क्या है दोस्तों? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता का ताप बढ़ने पर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बोनियम, एंटीमनी और ये सभी जो है अर्धचालक हैं दोस्तों। ये सभी अर्धचालक हैं। और इसे आप यदि अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसका जो प्रतिरोधकता क्या होगा? नहीं, अर्धचालक का जो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता जो है घटेगा, प्रतिरोधकता जो है घटेगा दोस्तों, घटेगा। तो इसका आंसर घटती हो जाएगी। और इससे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न याद रख सकते हैं कि अगर बोलेगा धातु चालक का ताप बढ़ता है, धातु चालक का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो आइए, और सिलिकॉन का मुख्य रूप से उपयोग जो है अर्धचालक में किया जाता है, अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसको जो है बैटरी बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सौर प्लेट बनाने में जो है सिलिकॉन का मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है। 43वां प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्न में से जो किस तत्व का जो सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो ये पोलेनियम का होता है। पोलेनियम का जो समस्थानिक जो होता है दोस्तों 27 होता है। अब समझते हैं कि समस्थानिक क्या है। समस्थानिक का परिभाषा ये है कि परमाणु संख्या जो है समान है, परमाणु संख्या समान, परंतु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होता है। आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक ले लेते हैं। हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। तो परमाणु संख्या को जो प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, और प्रोटॉन संख्या बराबर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो परमाणु संख्या देखिए सबका सेम है, 1 1 1 सब है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न है, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो है परमाणु संख्या में से जो परमाणु द्रव्यमान को जो घटा देते हैं, तो इसका ये 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और इसका जो है न्यूट्रॉन इसका जो है 2 हो जाएगा। ये हुआ द्रव्यमान। तो परमाणु संख्या तो समान सब में मिल रहा है और द्रव्यमान सबका भिन्न हो गया। तो और जान लेते हैं कि समभारिक किसे कहते हैं। ये तो समस्थानिक हुआ दोस्तों। और समभारिक इसका परिभाषा में नाम छिपा हुआ। देखिए, समभारिक का मतलब ये हुआ कि परमाणु द्रव्यमान जो है द्रव्यमान समान होगा, परंतु परमाणु संख्या जो भिन्न भिन्न होगा, परमाणु संख्या जो है भिन्न भिन्न होगा। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आर्गन का जो है परमाणु संख्या 18 हुआ और इसका जो द्रव्यमान जो है 40 हुआ। अब कैल्शियम को भी ले सकते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान जो है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और परमाणु संख्या जो 20। तो देखिए, द्रव्यमान यहाँ सेम हो गया और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो गया, तो इसे जो है समभारिक
कहते हैं। एक होता है सम न्यूट्रॉनिक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक का कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है समान होगा, और परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या जो समान होगा, और परमाणु द्रव्यमान जो है समान होगा। जैसे कि आप लिख सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक में सम इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम का तो परमाणु संख्या 10 होता है, और इसमें ले लीजिए आप नियोन होगा, नियोन का परमाणु संख्या 10 होगा। और आप ले लीजिए सोडियम, सोडियम में जो है प्लस आवेश एक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी जो है परमाणु संख्या जो है ना, परमाणु द्रव्यमान जो है 10 ही होगा, क्योंकि प्लस में जो है एक पॉजिटिव में है, ये किसी से लिया हुआ है, तो एक घटेगा तो 10 ही हो जाएगा। तो इसका भी देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक बराबर हो गया। इलेक्ट्रॉन यानी समान है, इलेक्ट्रॉन समान करने का मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल था दोस्तों। और इसमें लिख सकते हैं संभारिक में, जैसे हो गया पोटेशियम ले सकते हैं। तो पोटेशियम का पोटेशियम का जो परमाणु संख्या 19 होता है, और द्रव्यमान संख्या 40 हो जाता है। उसी तरह आप कैल्शियम का भी ले सकते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, और परमाणु द्रव्यमान जो उसका 40 हो जाता है। तो ये था तीनों में जो है डिफरेंट। तो आइए 44वां प्रश्न पढ़ते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से जो है पानी बनेगा दोस्तों। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले ने किया था, बर्फ़ से आप याद रख सकते हैं। जैसे शुष्क बर्फ़ बोलेगा किसको बोल रहा है? शुष्क बर्फ़ किसको बोला जाता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। तो आइए 45वां प्रश्न पढ़ते हैं। ग्रेफिन होता क्या है? तो ग्रेफिन जो कार्बन का जो नैनो प्रतिरूप होता है। और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो 14 जून को मनाया जाता है। और दिवस से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि 8 मई को जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि रेड क्रॉस की स्थापना जो है 1863 में जो है फर्डिन ल्यूनेंट ने किया था। इसका जो मुख्यालय, रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। रेड मुख्यालय का कहाँ है? जेनेवा में। और दिवस में याद रख सकते हैं कि 13 फरवरी को जो है रेडियो दिवस मनाते हैं। ये दरोगा 1799 पोस्ट में जो पूछा गया था। और आप याद रख सकते हैं 13 फरवरी को जो महिला दिवस भी मनाए जाते हैं। और 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और याद रख सकते हैं जैसे कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। और कई सारे दिवस हैं दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आइए 47वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो आइए देखिए, मिलान करने में दोस्तों ऑप्शन पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सब जाना जरूरी इसमें नहीं होता है। मान लीजिए कि जैसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है दिल्ली में है। तो डी का देखिए 3 कहाँ हुआ है? डी का 3 जो 2 जगह मिल गया दोस्तों। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये गांधीनगर में है। ए का 3, डी का 1, ए का 3, ए का 1। देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न में दिया गया है। और जो नहीं जान रहे हैं तो उसको याद कर लीजिए। जैसे राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ जो? तो गोवा के पणजी में है दोस्तों। और पूछे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये तो मैसूर में है। आइए और कुछ जानते हैं। 48वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 48वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 48वां प्रश्न है दोस्तों, पंचरात्र का संबंध जो किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध जो है ये जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब वैष्णव धर्म और शैव धर्म में अंतर समझ लेते हैं दोस्तों। वैष्णव संत को मानने वाले को जो अलवार कहते हैं, वैष्णव संत को जो है अलवार कहते हैं। और अलवार की संख्या जो है दोस्तों 13 थी। और इसमें एकमात्र महिला अलवार संत जो थी वो महिला जो एक अंडाला थी। एकमात्र महिला अलवार संत जो अंडाला थी। ये मद्य निषेध पुलिस में जो पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। शैव संत को जो है नैनार कहते हैं।
नार कहते हैं। और नैनार की संख्या जो है 63 है। और नैनार का मतलब ये होगा दोस्तों कि वो शिव को मानता है, शिव को मानने वाले को जो है, शिव को मानने वाले को जो है नैनार कहते हैं। और वैष्णव को मानने वाले को जो है, वैष्णव को मानने वाले को जो है अलवार कहते हैं। तो आइए 49वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है 49वां प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रसायन के क्षेत्र में, तो रसायन के क्षेत्र में जो है दोस्तों ये जो है वेंकट रमन रामकृष्णा को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। BS नैपाल की बात करें तो इसे जो है 2001 में जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और हरगोविंद खुराना को जो है 1968 में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है 1983 में जो है चंद्रशेखर सीमा खोजने के उपलक्ष्य में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। जैसे कि एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में जो है गीतांजलि के लिए जो है साहित्य के क्षेत्र में। और जैसे कि अमर्त्य सेन को जो है 1998 में दिया गया था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो अमर्त्य सेन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और बहुत सारे हैं, जैसे कि कैलाश सत्यजीत बनर्जी को जो है दिया गया था 2019 में जो है सत्यजीत बनर्जी को दिया गया था साहित्य के बचपन बचाओ आंदोलन में दिया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन में दिया गया था। और जो दिया गया था साहित्य पुरस्कार मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में जो है शांति के क्षेत्र में। और बहुत सारे नोबेल पुरस्कार हैं, अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, तो जितने भी आ रहे थे वो हमने लिख दिया। आइए 50वां प्रश्न पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की जो पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो ये बिहार की, और बिहार की जो है मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। मुजफ्फरपुर की जो है रहने वाली है। तो ये 50 प्रश्न थे दोस्तों, जो आगामी परीक्षा में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। और ये 50 प्रश्न जो होते हैं 50 प्रश्न जो है सभी सब्जेक्ट से होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। और ये जो हम डिस्कस कराते हैं, मान लीजिए एक प्रश्न में जो है 2-4 प्रश्न तो हम डिस्कस करा ही देते हैं, तो 50 प्रश्न ऐसे अगर मानिएगा तो 200 प्रश्न का आपका डिस्कशन हो जाता है। और जीके जीएस है कि आप कितने बार उसको जो है रिवीजन करते हैं। जीके जीएस बोलता है कि भूल जाते हैं, सभी जीके जीएस तो सब भूल ही जाएंगे, क्योंकि वो रिवीजन खोजता है। और जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए थ्योरी पढ़ लेने के बाद। ये MCQ जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। तो आइए और कुछ स्मरणीय तथ्य हैं उसको देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेन वंश, जैसे सेन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सामंत सेन ने किया था। और इसकी राजधानी जो है नदिया लखनऊ थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जो है विजय सेन थे। दान सागर एवं अदूत सागर नामक ग्रंथ की रचना जो है बल्ला सेन ने किया था। जयदेव धोई और हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के जो दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन जो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। देवपाड़ा में जो है प्रध्वनेश्वर मंदिर की स्थापना जो विजय सेन ने की थी। यह प्रथम राजवंश है जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम जो हिंदी में उत्कीर्ण किया था। कश्मीर के राजवंश पढ़ लेते हैं। कारकोट वंश की स्थापना जो दुर्लभवर्धन ने किया था। चीनी यात्री वैन संघ ने जो दुर्लभवर्धन के शासनकाल में जो कश्मीर की यात्रा की थी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा जो है ललितादित्य मुक्ति
पीड़ था। कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर का निर्माण जो है मुक्ति पीड़ के द्वारा जो करवाया गया था। उत्पल वंश की स्थापना जो अवंती वर्मन ने किया था और इन्होंने जो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। लोहार वंश का संस्थापक जो संगम राज थे। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान जो कवि थे जो कई भाषाओं के ज्ञात रखते थे। राजतरंगिणी के लेखक जो है कल्हण हर्ष के दरबारी कवि थे। और इस वंश का जो अंतिम शासक जो है जयसिंह था। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। और आप हमसे जो छोटा मोटा गलती हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कोई भी व्यक्ति एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गलती ना हो, और गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर और बड़ा भाई समझकर जो है क्षमा करें। तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।